हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ गुडविल, देन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, then need for valuation of goodwill and methods of valuation of goodwill। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मीनिंग पर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गुडविल जो होती क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग होता है ऐसी एसेट्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उसको टच किया जा सकता है। गुडविल डिस्क्राइब जो है वो आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसे डिफाइन करना मुश्किल है। अब किसी भी बिजनेस में गुडविल के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस, जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को अपने बिजनेस में लाने के लिए। गुडविल जो है ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग ऐसा प्रॉफिट जो आपकी फर्म लास्ट कई सालों से कमा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग ऐसा प्रॉफिट जो सिमिलर फर्म मींस जैसा कि आपकी फर्म वर्क कर रही है, सेम उसी नेचर की दूसरी फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उसे बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे गुडविल बोला जाता है। अब गुडविल के बहुत सारे नाम हैं। आप यहां पर ये सब नाम देख रहे हैं। ये सब नामों से गुडविल को जाना जाता है, जैसे सेल्स, क्वालिटी, नेम, कंज्यूमर बिहेवियर, रिकॉग्निशन, लोगो, स्लोगन, प्रोडक्ट, सर्विस, आइडेंटिटी, बिहेवियर, कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांड इमेज, कॉम्पिटिटिव एज, स्टेक होल्डर्स, कॉन्सेप्ट्स, देन टारगेट ऑडियंस, इकोनॉमी, अवेयरनेस, ट्रस्ट, रेपुटेशन, मार्केट प्लेस, एडिशनल वैल्यू। ये इतने सारे नाम होते हैं गुडविल के। देन अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल मींस जिसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसी एसेट्स जिनका बिजनेस में ना होना ही अच्छा होता है। अगर किसी बिजनेस में ज्यादा अगर फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो उस बिजनेस की जो सिचुएशन होगी वो एक लॉस वाली सिचुएशन मानी जा सकती है। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में शो जरूर की जाती हैं बैलेंस शीट में, लेकिन ये बिजनेस के लिए एक्चुअल में एक्चुअल एसेट्स नहीं मानी जाती हैं। ये लास्ट ईयर के लॉसेस होते हैं जिनको बैलेंस शीट में शो करती है। इसलिए गुडविल को फिक्टिशियस एसेट्स नहीं माना जाता है, क्योंकि गुडविल कोई लॉस नहीं है, एक एसेट्स है। गुडविल को हम परचेज और सेल भी कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वही गुडविल होता है। गुडविल को कभी भी पार्ट में जो है वो सेल नहीं किया जाता है। अगर आपको गुडविल को सेल करना है तो आपको पूरा कंप्लीट जो है वो बिजनेस ही सेल करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी गुडविल को उसके बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं आप। देन
गुडविल की जो वैल्यू है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसी भी मार्केट की कंडीशन होगी उसके हिसाब से गुडविल फ्लक्चुएट होती रहती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट का मीन्स जिनसे गुडविल या तो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। जैसे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम अच्छा क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट रखते हैं अपने बिजनेस में, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? इसके एडवांटेजेस होंगे कि हमारे गुड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और कॉस्ट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब आपके गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगेगा। अब ज्यादा प्रॉफिट जब आपका बिजनेस अर्न करेगा तो आपके बिजनेस की गुडविल खुद बढ़ जाएगी। देन लोकेशन, हमेशा याद रखना, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। अगर आपका बिजनेस एक मार्केट में मींस सेंटर पॉइंट पर अगर स्टैब्लिश है या किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पर स्टैब्लिश है तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमारी सेल बढ़ जाएगी तो हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा और जब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हमारे बिजनेस की गुडविल खुद बढ़ जाएगी। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितना बेस्ट क्वालिटी का गुड्स आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे उतने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस में और जिससे गुडविल क्या होगी? आपके बिजनेस की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने ज्यादा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उतने ज्यादा आप ऑर्डर ले सकते हैं। जब आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिलने लगेंगे तो उससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ जाएगी। देन नेचर ऑफ बिजनेस, आपके गुड्स की अगर डिमांड बढ़ गई है लेकिन उसकी सप्लाई कम है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे पड़ेगा कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा और जब प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट खुद बढ़ जाता है और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ जाएगी। देन स्पेशल एडवांटेजेस में हम आते हैं, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड इमेज और टेक्नोलॉजिकल एज। इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? गुडविल को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड है, कोरोना की वैक्सीन, उसको बनाया और उसका क्या करा लिया? उसने पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट कराने से उसकी मोनोपोली हो गई। अब मोनोपोली होने से वो पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकता है? उस वैक्सीन को सेल कर सकता है। कोई दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है नहीं। अब कॉम्पिटिटर नहीं होने से क्या हुआ? उसका प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रॉफिट बढ़ गया तो उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। देन मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट में आपके गुड्स की मोनोपोली है या लिमिटेड कंपटीशन है तो इससे भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तो गुडविल आपके बिजनेस की बढ़ जाएगी। देन रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, जितना ज्यादा रिस्क होगा आपके बिजनेस में उतनी गुडविल कम होगी और जितना कम रिस्क होगा उतनी गुडविल ज्यादा होगी। देन टाइम फैक्टर और एज ऑफ बिजनेस, जितना टाइम स्पेंड अगर आपके बिजनेस ने किया हुआ है तो उतनी गुडविल आपके बिजनेस की होगी। जितना कम टाइम आपके बिजनेस का अगर हुआ है उतनी गुडविल कम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो 10 से 15 इयर्स पुरानी है, जो 10 से 15 साल से अपना बिजनेस कर रही है, कंपेयर टू जो 2 से 5 साल के बीच स्टैब्लिश हुई है,
उनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी कंपेयर टू जो अभी स्टैब्लिश हुई है या कम समय हुआ है जिनको स्टैब्लिश हुए। देन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर कंटिन्यूसली आपके बिजनेस का क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है। और इसके अपोजिट अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है तो उससे आपकी गुडविल भी क्या हो रही है, कम हो रही है। देन अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, गुडविल इंडस्ट्रियल रिलेशन पर चलती है। जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे उतनी ज्यादा गुडविल आपके बिजनेस की होगी। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, जितनी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग आप कराएंगे उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, और जितने ज्यादा कस्टमर जब अट्रैक्ट होंगे तो उससे आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और जब मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उससे क्या होता है, उतना जल्दी कंपटीशन नहीं बन पाता है अदर फर्म से, तो उस रीजन से भी आप अपनी गुडविल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देन इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहे हैं आफ्टर सेल, तो इससे कस्टमर नेक्स्ट टाइम जब भी वो गुड्स उसको परचेज करना होगा तो वो आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का ही गुड्स वो परचेज करेगा। देन गुड कस्टमर्स रिलेशन, अगर आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन है तो इससे भी गुडविल बढ़ती है। और जितने ज्यादा कस्टमर आपके बिजनेस में आते हैं ये माना जाता है कि वो गुडविल आपकी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारे अब स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को ना दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है परचेज गुडविल एंड एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो परचेज गुडविल होती है वो क्या होती है, पहले हम वो देख लेते हैं, देन उसके बाद सेल्फ जो जनरेट गुडविल होती है उसको देखेंगे। तो परचेज गुडविल का मतलब ये होता है कि जब कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है, मींस या तो वो मर्ज कर ले अपने बिजनेस में या अमलगमेट कर ले, तो हम सामने वाले बिजनेस को कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बदले में उसकी कितनी नेट एसेट्स हमको मिल रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है परचेज गुडविल। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो एबी लिमिटेड ने क्या किया है, एक्स वाई जेड लिमिटेड को परचेज किया है। ध्यान देना, एबी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड को परचेज किया है, मींस एक्स वाई जेड लिमिटेड का जितना भी बिजनेस था उसको पूरा का पूरा खरीद लिया है एबी लिमिटेड ने। कितने में खरीदा है, 40 लाख रुपीस देने की बात हुई है कि हम आपको 40 लाख रुपीस पे करेंगे। ये एबी लिमिटेड आपकी कंपनी है और एक्स वाई जेड आपने किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया है। अब जब हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड की जो एसेट्स है उनको कैलकुलेट किया, मींस नेट एसेट्स को कैलकुलेट किया, और नेट एसेट्स का मीनिंग होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद आपके बिजनेस में एक्स वाई जेड लिमिटेड की कितनी नेट एसेट्स आई, तो 35 लाख रुपए की 35 लाख रुपीस की नेट एसेट्स आपके बिजनेस में आई है। आपने 40 लाख रुपीस में उसको परचेज किया है और 35 लाख रुपीस का उसका पूरा बिजनेस था, उसका पूरा बिजनेस का जो सेटअप था वो 35 लाख रुपीस का था। तो आपने 40 लाख रुपीस दिए हैं जबकि उसका पूरा बिजनेस का जो सेटअप था, मींस नेट एसेट्स थी वो 35 लाख रुपीस की थी, तो आपने उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 5 लाख रुपीस। जो 5 लाख रुपीस आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड गुडविल। आपने उसके नाम के कारण उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। अब इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है कि ये हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है एक्स वाई सॉरी एबी लिमिटेड,
और हम एक्स वाई जेड लिमिटेड का क्या कर रहे हैं, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक और डेटर्स, इन सबको मिलाकर इनकी अलग अलग प्राइस थी जो हमने टेक ओवर कर लिया है एक्स वाई जेड को, वो उन सब का टोटल था 41 लाख रुपीस। एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज थी हमारे पास, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमको क्या क्या लेना पड़ गया, उस एक्स वाई जेड लिमिटेड का 4 लाख रुपीस का क्रेडिटर्स और बैंक लोन था 2 लाख रुपीस का। तो इनको पे करने के बाद, क्योंकि अगर हम एसेट्स ले रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी लेनी पड़ती है किसी भी बिजनेस की, जब हम उसको टेक ओवर करते हैं। तो हमने पूरी एसेट्स को 41 लाख रुपीस में क्या कर लिया है, खरीद लिया है, और जिसमें से हमने 6 लाख रुपए की लाइबिलिटीज को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो हमारे पास नेट एसेट्स उस बिजनेस की कितनी आई है, 35 लाख रुपीस की, 35 लाख रुपीस की नेट एसेट्स हमारे पास आई उस बिजनेस की। जबकि हमने परचेज कंसिडरेशन मींस उसको खरीदने के लिए 40 लाख रुपए बोला था कि 40 लाख रुपीस में हम तुम्हारा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन मींस आपने सामने वाली कंपनी को कितना पैसा दिया और बदले में आपने उससे कितने की नेट एसेट्स ले ली। तो आपने सामने वाली कंपनी को 40 लाख रुपीस दिए हैं, बदले में आपने 35 लाख रुपीस की नेट एसेट्स गेट की है। तो 5 लाख रुपीस जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये होगा गुडविल, और ये होता है परचेज गुडविल जो हमारा टॉपिक था। ये जो परचेज गुडविल है ना, तो परचेज गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड मीन जो हम खुद बनाते हैं, खुद मेहनत करके जब हम अपने बिजनेस में अपनी पहचान बना लेते हैं उसको बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे पता चलती है, सपोज करो एबी लिमिटेड एक और एक एक्स वाई लिमिटेड, एक दो कंपनीज हैं और दोनों सिमिलर सेम बिजनेस कर रही हैं, इनका बिजनेस भी क्या है, सेम है, और दोनों का कैपिटल इन्वेस्टेड हमने ले लिया है 10 लाख रुपीस है। दोनों ने 10-10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 2000, ये 4 से 5 साल हो चुके हैं इनके बिजनेस को स्टार्ट हुए। हमने करंट ईयर का प्रॉफिट ले लिया है 1920 है, और इसका भी 1920 का 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ये हमारी कंपनी है और ये अदर कंपनी है, और उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 3 लाख रुपीस का है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आपकी फर्म है ना पिछले कई सालों से एक एवरेज बेसिस पर पैसा कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उसको बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो अदर फर्म या अदर कंपनीज जो हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटर है, सेम नेचर का बिजनेस कर रही हैं, वो कितना प्रॉफिट कमा रही हैं उसी कैपिटल इन्वेस्टेड पर जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। तो उन्होंने कमाया 3 लाख रुपीस का, तो ये प्रॉफिट को बोला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी कंपनी ने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है और सामने वाली कंपनी ने 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपने उससे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो 5 लाख रुपीस माइनस 3 लाख रुपीस इक्वल टू 2 लाख रुपीस। तो ये 2 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं ना वो गुडविल के नाम से कमाए हैं, गुडविल के कारण आपने एक्स्ट्रा कमाए हुए हैं। इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है जो हम एक्स्ट्रा कमाते हैं। अब गुडविल अगर आपको एक्चुअल में निकालनी है आपको अपने बिजनेस की, तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर, देखो सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया 2 लाख रुपीस। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग ये होता है कि अगर सपोज करो आप अपनी फर्म सेल कर देते हो किसी दूसरे को, तो सेल जब आप करोगे तो आप अपनी ओनरशिप को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब कोई दूसरा ओनर बन जाएगा, और जब कोई दूसरा ओनर बन जाएगा तो वो जब आपकी फर्म को चलाएगा या आपकी कंपनी को चलाएगा, तो वो कितने साल तक ये एवरेज प्रॉफिट मतलब 5 लाख रुपए कमा सकता है, कितने साल तक, आगे आगे ओनरशिप चेंज होने के बाद आगे कितने साल तक ये प्रॉफिट कमा सकता है, वो हम एक्सपेक्टेड बताते हैं। कि अगर हम सामने वाली को, अगर हम अपनी फर्म बेच रहे हैं तो उसको हम बताएंगे कि अगर आप हमारी फर्म को खरीदते हो तो आप अगले 3 साल तक ये 5 लाख रुपए की समथिंग समथिंग आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो, कमा सकते हो, और इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो जो भी सुपर प्रॉफिट आता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मींस नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने अपने बिजनेस की कितनी गुडविल कैलकुलेट कर ली, 6 लाख। अब गुडविल की जरूरत क्यों होती है, उसके वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर वो पार्टनरशिप पर है। तो हम पार्टनरशिप के ऊपर अब आ जाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो, चेंजेस हो, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, तब उस समय जरूरत पड़ती है हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। देन जब कोई नया पार्टनर है ना फॉर्म में एंट्री लेता है तो उस समय जरूरत पड़ती है गुडविल की। जब कोई पार्टनर की डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में भी हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है गुडविल की। अगर फर्म बंद होती है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर दो फर्म मिल जाती हैं और एक नया बिजनेस बनता है जिसको अमलगमेशन बोला जाता है, तब भी हमें वैल्यूएशन होती है गुडविल की। तो ऐसे 5 रीजन है पार्टनरशिप में जहां पर हमको गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं, उन मेथड्स पर हम आ रहे हैं। सबसे पहला है आपके जो सिलेबस में है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 3 ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। वैसे तो होती मेथड एक और है आपका जो एनुटी मेथड है, वो जनरली आपके सिलेबस में नहीं है। तो 3 मेथड है आपके सिलेबस में, हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और जो थर्ड मेथड है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। अब हमारा है फर्स्ट मेथड पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 सब मेथड हो गई, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, ये इसमें कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, पिछले कुछ सालों का जो भी प्रॉफिट होता है उनको प्लस कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। क्या किया हमने, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट ऐड किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ प्रॉफिट से, और जब नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो होगा एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग तो अभी मैंने आपको समझा दिया है कि ओनरशिप चेंज होने के बाद आपकी फर्म अगले कितने सालों तक यही बिजनेस जो एवरेज प्रॉफिट है आज का वो अगले कितने सालों तक कमाएगी। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है हमारा क्या, अब इसका गुडविल आता है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज प्रॉफिट, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो एडजस्टेड किया होना चाहिए। अब एडजस्टेड का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन और जो लॉसेस होते हैं बिजनेस के, उनको सबको एडजस्ट करने के बाद का जो एवरेज प्रॉफिट है वो लेना है। एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस, अभी इनका भी एडजस्टमेंट है, आगे मिल जाएगा आपको कि एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस का क्या करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी गुडविल, और गुडविल आ जाने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो है वो नहीं दिया होता है, तो एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालना है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये ध्यान रखना है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब ये एवरेज प्रॉफिट आएगा तो इसको एडजस्ट करेंगे एबनॉर्मल गेन और लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद। ये ध्यान रखना, जब आपका ना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उस एवरेज प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन और लॉसेस का क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज का, देन उसके बाद गुडविल आएगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो सिंपल मेथड है हमारी। सपोज गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज। तो आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं, और यहाँ 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है।
ये फर्स्ट ईयर का है 20,000, 18,000, 12,000, 16,000 और 14,000, ये 5 इयर्स का प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बता दिया आपने, 3 साल तक। ये दे दिया। आप गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 5 साल के जो प्रॉफिट गिवन है ना उनको क्या कर लेते हैं, 1/1 प्लस कर लेते हैं। तो हमने 20,000, 18,000, 12,000, 16,000 और 14,000 को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। देन आ गया टोटल 80,000। 80,000 हमारा हुआ टोटल प्रॉफिट। लेकिन हमें जरूरत है एवरेज प्रॉफिट की, क्योंकि बिना एवरेज प्रॉफिट के आप है ना गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिए हैं 3, लेकिन अभी आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं मालूम है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब आपने इनका टोटल किया तो ये आया 80,000 रुपीज, ये आपका एवरेज टोटल प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स का प्रॉफिट था ये, 5 सालों का प्रॉफिट था। तो ये डिवाइड करने के बाद आ गया 16,000 रुपीज। जो 16,000 रुपीज आया है ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आ जाने के बाद आपने ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 48,000। इसका ये मतलब है ये गुडविल का वैल्यू आ गया 48,000 रुपीज। किस मेथड से आया ये, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्या होता है कि अभी जो हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट हमको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट कैसे करेंगे हम, है ना, कि एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल लॉसेस हो अगर आपके क्वेश्चन में, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, आप ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस लेना है ऑफ पास्ट ईयर। जो भी प्रॉफिट है या लॉसेस हैं, जो भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉसेस हैं उनको आप सबसे पहले यहां लिखेंगे। देन अब उसमें ऐड करना है वो सब चीजें जिससे आपका प्रॉफिट कम हो चुका है। वो सभी चीजें आपको क्या करना है, ऐड करना है जिसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है। और वो सब चीजें आपको माइनस करना है जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ये ध्यान रखना है। अब जैसे एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस होने से क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सब हो जाने से क्या होता है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने मान लो कोई फिक्स्ड एसेट सेल की है और उस फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर कोई लॉस हुआ है, तो ये लॉस क्या करेगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम कर देगा। और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपके प्रॉफिट को। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, जो वैल्यू होना चाहिए था उससे कम वैल्यू अगर आप लिख दोगे तो आपका जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जीपी कम होगा तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम होगा, इसलिए हम वापस क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। और इसके अपोजिट अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा ही अपोजिट आपका जो होगा ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, अगर इसका ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, ओवर वैल्यूएशन भी आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो आप वापस इनको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। और यहां जस्ट उसका अपोजिट है, यहां पर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां मिल रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जो रूल्स हमने ऊपर फॉलो किए हैं जिससे आपका प्रॉफिट कम हुआ है उनको आपको वापस जोड़ देना है, और जिनसे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जिससे आपका प्रॉफिट है ना बढ़ा हुआ है उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जिनसे आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है, उनको आप प्लस कर देंगे। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, मींस आपने उनको रेवेन्यू चार्ज कर लिया है। रेवेन्यू चार्ज करने का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू जैसा चार्ज करते हैं तो इसका ये मीनिंग है
कि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया है, जबकि वो किस नेचर का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बैलेंस शीट में। तो ऐसा एक्सपेंसिव, जैसे सपोज करो एक मशीन है, मशीन आपने ना क्या किया, एक मशीन परचेज की है 10,000 रुपीज की। अब मशीन की एंट्री होनी चाहिए थी बैलेंस शीट में, लेकिन आपने ना मशीन परचेज करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपए लिख दिया है कि परचेज ऑफ मशीनरी बाय रुपीज 10,000। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस के आप डेबिट साइड 10,000 रुपए लिख दोगे, 10,000 रुपीज लिख दोगे, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने रेवेन्यू जैसा चार्ज कर दिया है, वो भी क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। तो आप उसको वापस क्या करोगे, प्लस कर देना। ये ध्यान रखना है, ये हमारे प्लस वाले हो गए, और जस्ट इसके जो अपोजिट हुए वो माइनस में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब कुछ एक दो पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है यहां पर, जैसे रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर इफ इट इज ऑलरेडी नॉट डिडक्टेड। अगर आपने किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया है जो कि अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है प्रॉफिट से, तो क्या होगा, इससे आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, अभी तक आपने डिडक्ट नहीं किया है, तो अब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस हो जाता है। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस, सपोज करो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपको नेक्स्ट ईयर का था इंश्योरेंस प्रीमियम, इस साल आपने अपने प्रॉफिट से अभी तक पे नहीं किया है, और अगर इस साल अभी तक आपने अपने प्रॉफिट को से कम नहीं किया है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको कम कर दो। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक है ना रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, जिनसे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस को कैसे हम एडजस्ट करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब a purchased B business with effect from 1st January 2020, it was agreed that firm's goodwill is to be valued at 2 year of purchase। आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए हैं 2, और यहां पर आपको 17, 18 और 19 का प्रॉफिट गिवन है। तो इस प्रॉफिट में से ना एडजस्टमेंट कुछ नहीं किए गए हैं, वो बताया गया है। जैसे 80,000 का है, इसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। आप देखो 80,000 का जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन क्या है, इंक्लूड है। और जब एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होगा तो ये आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आपको अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना। तो एबनॉर्मल गेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए आप देखो यहां पर हमने जब इसको सॉल्व किया है, तो ईयर्स लिख लिया हमने सबसे पहले, देन उसके बाद जो प्रॉफिट्स दिया हुआ है वो लिख लिया हमने वन बाय वन। देन एडजस्टमेंट कर रहे हैं अब हम। एडजस्टमेंट वो करना है जिससे आपका प्रॉफिट अगर कम हो गया है तो उसको प्लस कर देना है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है उसको माइनस कर देना है, और जिससे अभी तक आपके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा था तो उसको कम कर देना, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था तो उसको आप बढ़ा देना। तो फर्स्ट था एबनॉर्मल गेन, जो इंक्लूड है मतलब इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, इसलिए आप इसको क्या करो, माइनस कर दो। ब्रैकेट में लिखा है इसलिए माइनस कर दिया, तो 80,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, 70,000। देन उसके बाद 1 लाख रुपीज का हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। मतलब ये जो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, ये 20,000 रुपीज का जो एबनॉर्मल लॉस है वो चार्ज करने के बाद आ रहा है ये 1 लाख रुपीज, मतलब इसमें से माइनस हो चुका है 20,000 रुपीज। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका होगा, 20,000 रुपीज से कम हो चुका होगा। तो अब हम उसको क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। तो 1 लाख रुपीज में हमने 20,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारा जो प्रॉफिट आया वो हुआ 1,20,000। देन 90,000 एक्सक्लूडिंग रुपीज 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर। कहने का मीनिंग यह है कि एक्सक्लूडिंग का मतलब है अभी इसको छोड़ दिया गया है 10,000 रुपए, अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया गया है, और अभी तक आपने अगर इसका पेमेंट नहीं किया है तो 90,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है उससे ये क्या करना है, आपको कम कर देना है। क्यों, क्योंकि जब आप 10,000 रुपए पे करोगे
तो 90,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है 10,000 रुपए पे करने के बाद कितना बचेगा 80,000, क्योंकि अभी तक आपने ना इसको कुछ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, आपको 10,000 रुपीज पे करने हैं। तो 90,000 रुपीज में से 10,000 आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। एक्सक्लूडिंग है, अभी तक इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, आप इसको क्या करो, माइनस कर दो। देन जो आएगा ये आपके अब नेट प्रॉफिट्स हुए आफ्टर एडजस्टमेंट। अब ये हमारे नेट प्रॉफिट आ गए। अब इन तीनों नेट प्रॉफिट को क्या करना है, वन बाय वन प्लस करना है, तो टोटल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे हम। और जब हम टोटल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे देन हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिया हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट्स हुआ 2,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया तो 90,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और 90,000 रुपीज का जब एवरेज प्रॉफिट आएगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 रुपीज गुडविल हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। अब आते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है इसी का, वेटेड एवरेज मेथड पर आ रहे हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड जो है वो जनरली कब यूज की जाती है, जब आपका प्रॉफिट लगातार या तो बढ़ रहा है या तो आपका प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें यूज करनी चाहिए कौन सी मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये ध्यान रखना, ये अगर आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो आपको जो वेट्स लेने हैं 1 2 3 4 इस ऑर्डर में होंगे, और अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है तो जो वेट्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, 4 3 2 1 एटसेट्रा ऐसे होंगे। और जब आपका प्रॉफिट बिजनेस का लगातार बढ़ रहा होगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। और जस्ट उसके अपोजिट अगर आपके बिजनेस का प्रॉफिट गिर रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो जो वेट्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। और जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस में वेट्स दिए होते हैं, अगर क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए हैं तो आपको उन्हीं वेट्स को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कौन से इसके फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से स्टेप से इसको सॉल्व करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ध्यान रखना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर क्वेश्चन में आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। और टोटल वेटेड प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये भी नहीं दिया होगा आपके क्वेश्चन में, तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, वेट्स में मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट का। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने कि सपोज दिया हुआ 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है वो 20,000 25,000 30,000 और 35,000 है। गुडविल जो है वो 3 इयर्स के परचेज पर बोला है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए 3, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और वेट भी असाइन करके दे दिए हैं आपको 1 2 3 4, ये आपके क्वेश्चन में है, तो आपको इसी वेट्स का यूज करना है। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 4 इयर्स का, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, जो ये 4 इयर्स के प्रॉफिट है ना, इनको वन बाय वन हमने यहाँ पर लिख लिया, जो वेट्स थे 1 2 3 4 उन वेट्स को लिख लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट और वेट्स का मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट एंड वेट्स का मल्टीप्लाई करके देन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 20,000 इंटू 1 इक्वल टू 20,000, क्लियर है। फिर 25,000 इंटू 2 इक्वल टू 50,000, 30,000 इंटू 3 इक्वल टू 90,000, 35,000 इंटू 4 इक्वल टू 1,40,000। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब ये हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल प्रोडक्ट हुआ 3 लाख रुपीस का। ठीक, अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ गया है, या वेटेड प्रॉफिट्स आ चुका है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स कितना है वो भी आ चुका है 10 है।
वो भी आ चुका है। तो 3 लाख में हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 3 लाख आया, 3 लाख में डिवाइड कर देना है 10 से, तो जो आएगा वो 30,000 रुपीज हो जाएगा गुडविल, सॉरी गुडविल नहीं, वो 30,000 रुपीज हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी पीछे देखा था, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये आपने निकाल लिया है 30,000 रुपीज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो 90,000 रुपीज गुडविल हो जाएगा। अब आते हैं हमारी सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है, और सुपर प्रॉफिट ही बिजनेस का क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारी फर्म कमाती है, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारी फर्म से सिमिलर फर्म्स होती हैं जो वो कमाती है मार्केट में, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। तो हमारी फर्म हमारी जैसी जो दूसरी सिमिलर फर्म है उनसे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। तो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या है, डिफरेंस है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज करो एबी लिमिटेड ये आपकी फर्म है, ये 15,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट करने पर, और उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करके दूसरी फर्म सेम बिजनेस पर 10% रिटर्न ला रही है। मींस 1 लाख रुपीज का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है जो आपकी फर्म ने किया है, उतना ही इन्वेस्टमेंट पर दूसरी फर्म कितने का रिटर्न लेकर आ रही है, 10% का रिटर्न लेकर आ रही है। तो 1 लाख रुपीज पर 10% दूसरी फर्म प्रॉफिट कमाती है, इसका मतलब वो लोग का प्रॉफिट 10,000 रुपए है और हमारा प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपीज है। तो हम उनसे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम उनसे कमा रहे हैं 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो जो 5,000 रुपीज है ये हुआ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में अब हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता होते हैं, ये क्वेश्चन में दिए होते हैं और इनका मीनिंग भी आपको पहले बताया गया है कि वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि हमारी फर्म अगर हम ओनरशिप चेंज कर दें तो हमारी फर्म फ्यूचर में कितने ईयर्स तक वही प्रॉफिट अर्न करेगी। तो जब हम सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करते हैं देन हम फाइंड करते हैं क्या, गुडविल। अब इसके लिए हमें 3 चीजें जरूरी हैं, और वो है सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट पता होना चाहिए जिसको हम एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो भी अब सब आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, जिसको एवरेज प्रॉफिट भी बोला जाता है, तो ये पिछले कुछ ईयर्स का प्रॉफिट होता है, उसमें डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। कहने का मतलब जो अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट, चाहे वो 3 साल आप ले लो पिछले, अगर आपने 3 साल का प्रॉफिट लिया है तो उनको प्लस कर लो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का प्रॉफिट लिया है 3, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स अलग होते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आप प्रॉफिट लेते हो, कितने साल का प्रॉफिट लिया है आपने, उनको काउंट करके बनता है नंबर ऑफ ईयर्स। और जबकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ओनरशिप चेंज होने के बाद आपकी फर्म फ्यूचर में कितने साल तक वही प्रॉफिट कमाएगी। तो दोनों में फर्क समझ लेना, नंबर ऑफ ईयर्स अलग होंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस अलग होंगे।
अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर आते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि हमारे जैसी जो हमारी फर्म है उसी सेम इंडस्ट्री की जो दूसरी फर्म्स हैं वो कितना रिटर्न लेकर आ रही हैं उसी कैपिटल एम्प्लॉयड पर जितना हमने इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस पर दूसरी जो फर्म्स हैं वो 10% का रिटर्न लेकर आ रही हैं। 1 लाख रुपीज पर 10% प्रॉफिट कमाती हैं वो, तो मींस 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाती हैं। इसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जो दूसरी फर्म उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो रिटर्न लेकर आती हैं उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। अब आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह होता है कि जो आप एक्चुअल में अपने बिजनेस में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट नहीं दिया है तो इसको दो मेथड्स के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका लायबिलिटी अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो, और दूसरा होता है एसेट्स अप्रोच से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है लायबिलिटी अप्रोच से तो सबसे पहले कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मींस रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिस पर किसी और दूसरी चीज के लिए ना बना हो, फ्री होना चाहिए। माइनस होगा उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसी एसेट्स मतलब जिनको आप बेच नहीं सकते, एक्चुअल में वो लॉस होती हैं तो उनको हम हटा देते हैं। माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी आप अगर आपके क्वेश्चन में मिलते हैं तो आपको उनको माइनस करना पड़ेगा। तो कैपिटल में रिजर्व प्लस करना है, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड अप्रोच पर आते हैं तो जितनी भी एसेट्स होंगी जनरली आपको ना पार्टनरशिप में यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। एसेट्स बेसिस पर ऑल एसेट्स में से क्या करना है, जो भी आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है वो माइनस कर देना है। ऑल एसेट्स जो भी आपके क्वेश्चन में दी होगी उसमें से आपको क्या करना है, आउटसाइडर्स जो लायबिलिटीज है, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको माइनस कर देना है। अब उन ऑल एसेट्स में आपको ना क्या क्या एसेट्स नहीं लेना है, एक तो गुडविल नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है, जिनको हम सेल नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लेना है। तो तीन एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा टोटल एसेट्स में। फर्स्ट एसेट्स है गुडविल को इंक्लूड नहीं करना है, फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, डेटर्स, स्टॉक से रिलेटेड से लेकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक सब कुछ ऐड कर दो। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आती है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये एक लॉस होता है। जो पिछले साल का हमारा लॉस होगा वो एक्चुअल में फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस होता है ये भी फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। और प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो स्टार्टिंग में होते हैं उनको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब स्टेप इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट मींस जो आपकी फर्म कमा रही होती है और नॉर्मल प्रॉफिट मींस जो सिमिलर अदर फर्म्स हैं वो कमा रही होती हैं। तो आपकी फर्म अगर सामने वाली फर्म से कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है वो होता है सुपर प्रॉफिट। लेकिन जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा वो एडजस्टेड होना चाहिए। अब एडजस्टेड करना आपको पहले बताया जा चुका है
कैसे एडजस्ट करना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन से, वो सब आपको पीछे बताया जा चुका है। अब आते हैं इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा। अगर मान लो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने का फॉर्मूला। स्टेप 4 क्या है। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करके आप एवरेज निकाल लोगे, क्योंकि यहां एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होती है। अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, तो फिर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही यहां पर लेना है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय। एडजस्टेड प्रॉफिट का मीनिंग अभी आपको बता दिया है कि एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करने के बाद का होगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको 1 to 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं, 3 साल के प्रॉफिट हैं, ठीक है, 18,000, 20,000 एंड 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपीज का है और उसी उसका रेट दिया है 10%, जो दूसरी फर्म कमा रही है। 60,000 पर 10% रिटर्न आएगा दूसरी फर्म का, मतलब 6,000 रुपए। और आपकी फर्म ने ना एवरेज, क्योंकि हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल प्रॉफिट होगा 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 3। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 20,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा इनटू रेट बाय 100 करना है। जो दूसरी फर्म कमा रही है 60,000 रुपीज पर 10% रिटर्न लेकर आ रही है, तो 6,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब हम सुपर प्रॉफिट पर आ जाते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, जो आपकी फर्म ने कमाया है 20,000 और जो दूसरी फर्म कमा रही है 6,000 रुपए, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। 20,000 रुपीज आपकी फर्म ने कमाए थे, 6,000 रुपीज दूसरी फर्म ने कमाए, 14,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आपकी फर्म को हुआ। अब इसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, तो जो भी आपकी फर्म ने एक्स्ट्रा कमाया है 14,000 उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया और ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं डिफरेंस एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस। तो मीनिंग एवरेज प्रॉफिट क्या है, पास्ट फ्यू इयर्स के प्रॉफिट का टोटल है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है। मींस पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट में जब हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है वो एवरेज प्रॉफिट होता है। और सुपर प्रॉफिट क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या है, डिफरेंस है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय नहीं पड़ेगी, जबकि सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय पड़ेगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करते समय जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय पड़ेगी। रेलेवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, ये ध्यान रखना, ये जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो एवरेज प्रॉफिट की जरूरत 3 मेथड में पड़ती है। वो 3 मेथड आपको नाम से ही पहले बताया जा चुका है। पहली मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चाहे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करो या सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करो या कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करो, तीनों मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना एवरेज प्रॉफिट निकाले आप गुडविल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जबकि सुपर प्रॉफिट की जरूरत है ना सिर्फ 2 जगह पड़ती है, एक तो खुद सुपर प्रॉफिट मेथड में जरूरत पड़ेगी और दूसरा पड़ेगी कैपिटलाइजेशन मेथड में। जहां पर भी
कैपिटलाइजेशन में अभी आपको पढ़ना है, दो मेथड होती हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट चलता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये ध्यान रखना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बस में ही उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी दो जगह जरूरत पड़ती है सुपर प्रॉफिट की, एक सुपर प्रॉफिट मेथड में खुद पड़ती है और दूसरा पड़ती है कैपिटलाइजेशन मेथड में। जबकि एवरेज प्रॉफिट की तीन मेथड में जरूरत पड़ती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट की जरूरत दो मेथड में पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट मेथड में पड़ेगी और कैपिटलाइजेशन मेथड में पड़ेगी। तो हमारी थर्ड मेथड है वो देखते हैं। थर्ड मेथड जो है हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो इसमें अभी हमने आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट होगी। यहाँ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट होगी और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट होगी। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस पर जब हम गुडविल निकालते हैं तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको इन दो पॉइंट्स का कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मींस नेट एसेट जो आपने लगाई हुई है, जो कि आपके बिजनेस की पोजीशन है, और नेट एसेट्स का मीनिंग आपको पहले बताया जा चुका है कि टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है नेट एसेट्स, जो कि आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन होती है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ध्यान रखना, जो कि आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन है आज, और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब आपको ना यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट जो भी आपकी फर्म है ना एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, उसके बेस से आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे तो जो वैल्यू आएगी उससे आप अपनी एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आज की पोजीशन की है, जब आप उन दोनों के डिफरेंस को देखोगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा गुडविल का। ऐसे अगर नहीं समझ में आया हो तो एग्जांपल में देख सकते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके बिजनेस का है, जो नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, और नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी ऑल एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद वो पता चला कि आपके बिजनेस का 5 लाख रुपीस। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपीस है, जो कि आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया है उससे जब आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 6 लाख रुपीस आई। तो 6 लाख रुपीस से जो आपकी पोजीशन है आज 5 लाख रुपीस, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस 1 लाख रुपीस से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, जबकि 5 लाख रुपीस का ही आपका जो बिजनेस है वही पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपके बिजनेस की पोजीशन आ रही है 6 लाख रुपीस। इसका मतलब है कि आपकी एसेट्स और बढ़ चुकी हैं। तो जो आपकी एसेट्स बढ़ी हुई हैं वो है गुडविल। चलो इसको और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले तो इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, देन उसके बाद अभी एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझाएंगे। अब आते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर मान लो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमको गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी आप एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे माइनस करना है आपके बिजनेस की नेट एसेट्स की पोजीशन को। दोनों को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो होगा गुडविल का। अगर आपके क्वेश्चन में मान लो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप कैसे निकालोगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो कि आपके क्वेश्चन में होगा। अगर नहीं होगा तो आपको पता है कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, तब आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू करना है आपको 100 का और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि दूसरी फर्म कमा रही होगी। तो इनसे जो भी आपका ना प्रॉफिट निकलो होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालने वाले हो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब आप ये निकाल लोगे
जब आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे तो आप इजीली गुडविल फाइंड कर सकते हो। अब अगर सपोज करो आपके क्वेश्चन में ये नेट एसेट्स ना दी हो, तो नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करना है। ये ध्यान रखना है, ये पहले भी आपको समझाया जा चुका है कि टोटल एसेट्स में से आपको आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। और अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, फिक्टिशियस एसेट्स है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इन तीनों को टोटल एसेट्स में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। गुडविल को नहीं लेंगे आप, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे। तब आ जाएगा नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गुडविल होगा। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी हम। अब आते हैं हम सेकंड मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आप जब गुडविल निकालते हो तो सुपर प्रॉफिट, जो कि पहले समझाया जा चुका है, सुपर प्रॉफिट आता कैसे है? ये आता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से। तो जब सुपर प्रॉफिट आ जाता है, उसमें आप क्या करते हो? 100 का मल्टीप्लाई करते हो। जो भी सुपर प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, और डिवाइड करना है किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो जो आएगा वो होगा गुडविल का अमाउंट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बना? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, और सुपर प्रॉफिट आपको पता है ना, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस है ये, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपीज, 100 क्वेश्चन फॉर्मूले में है हमारे, डिवाइडेड बाय क्या करना है? 10। तो 1,20,000 जो रुपीज आएगा वो होगा गुडविल। अब इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट जो भी एडजस्टेड किया होना चाहिए, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरी फर्म कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब एवरेज आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, तो दोनों के डिफरेंस से आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद इजिली आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ नेट एसेट्स? कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो वही आपको पीछे भी फॉर्मूले बताए गए हैं, यहाँ पर फिर से वो फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं कि टोटल एसेट्स, लेकिन आपको 3 एसेट्स नहीं लेना है, गुडविल नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है। इन सबको छोड़ने के बाद जो भी एसेट्स आएंगी, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जहां पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स में से आपको क्या करना है? एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, ये 3 एसेट्स को नहीं लेना है टोटल एसेट्स में। देन उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे आप आउटसाइड लाइबिलिटीज। देन आएगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ नेट एसेट्स। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ना दोनों मेथड से आपको गुडविल निकालना बताते हैं। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,50,000 रुपीज, ये आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है। टोटल है टेंजिबल जो एसेट्स दी हुई है वो 14 लाख रुपीस है, और आउटसाइड लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीस की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो दूसरी फर्म कमा रही है वो 10% है। आपको ना यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, एवरेज और सुपर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड यूज की जाती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जब हम गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा?
एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट अच्छा है, 1,50,000 दिया हुआ है, इंटू 100 करो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 10%, वो डिवाइड कर देंगे तो 15 लाख आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 15 लाख रुपीस आ गया। और आपके क्वेश्चन में अब हमें चाहिए है नेट एसेट, क्योंकि फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने निकाल ली है 15 लाख रुपीस। अब हमें चाहिए नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स और निकालना है, तो नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स, लेकिन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हैं आपके क्वेश्चन में 14 लाख रुपीस, ये दी हुई है, ये हमने ले ली। आउटसाइड लायबिलिटी दी है 4 लाख रुपीस, वो माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा नेट एसेट्स 10 लाख रुपीस का। तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, जो डिफरेंस दिख रहा है वो 5 लाख रुपीस का हुआ, ये आपका गुडविल है। ये किस मेथड से आया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का? तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दिया है 10%, 100 भी पता है, सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट जो भी एडजस्टेड वाला होना चाहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है 1,50,000 रुपीस, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, जैसे अभी हमने पीछे निकाला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। टोटल एसेट्स में से क्या करना है? आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करना है, तो टोटल एसेट्स हो गई 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी हो गई 4 लाख। 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आया ये हुआ 10 लाख रुपीस, और 10 लाख रुपीस हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाने के बाद इसमें रेट का मल्टीप्लाई किया, रेट मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, डिवाइडेड बाय 100, तो 1 लाख रुपीस आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाने के बाद 1,50,000 में से 1 लाख रुपीस माइनस करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 लाख रुपीस जो आएगा वो हो जाएगा गुडविल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।